हेलो क्लास 11th, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर लगा लीजिए। और ऐसे करना है, सारे जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा उसमें करना है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इतने सही हुए, इतने गलत हुए। ये आपका सेल्फ एवेल्यूशन है कि आप खुद से चेक कर रहे हैं कि मेरा कितना पोर्शन अच्छा है, कितना पोर्शन गलत है। ठीक है, चैप्टर जो छोटा था तो जाहिर सी बात है इसमें जो एमसीक्यू आएंगे वो बहुत कम ही है। ज़्यादा 8-9 एमसीक्यू हैं इस चैप्टर के, इस एग्जाम्पलर में। और शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको भी मैं करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, इसी में ही। फिर उसके बाद जो बाकी का जितना बचेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से इसको। क्वेश्चन है, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, कह रहे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर रेस्पिरेशन में, ठीक है, कौन होता है अल्टीमेटली। मतलब लास्ट में, कहने का मतलब कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है। मैंने आपको जब वो कराया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसी टाइम बताया था। तो आंसर लगा लीजिए आप, मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिखाया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक बार फटाफट क्विक रिकैप दे रहा हूँ। ये मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। इसमें कॉम्प्लेक्सेस लगे थे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 और ये कॉम्प्लेक्स 4। यही था, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, यही है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या होता है कि NaDH2 मॉलिक्यूल, NaDH2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है NAD प्लस 2H आयन, 2H प्लस आयन। ठीक है, अब यहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले FMN पकड़ता है, FMN के बाद FES, FES के बाद UQ, UQ के बाद UQH2, UQH2 के बाद साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C, C1, साइटोक्रोम C1 के बाद साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A, और साइटोक्रोम A के बाद साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 के बाद अभी जितना स्टेप चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन को उछाला जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को उछाला जा रहा है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन को पकड़ता कौन है, ऑक्सीजन पकड़ता है, और 2H प्लस आयन के साथ क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, तो डायरेक्ट वैसे याद होना चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कुछ कुछ बातें हमेशा डायरेक्ट ही याद करें आप, उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ये सारे क्वेश्चन इसमें आप दिमाग लगाने बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसकी होनी चाहिए आपको सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तभी आपको ये क्वेश्चन हो पाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में बस इतना ध्यान देना है आपको कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम याद होना चाहिए आपको। और वैसे तो मैं आपको ये कह रहा, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का यूज़ क्या होता है, मैंने तभी बताया था आपको कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन पकड़ने वाला जो लास्ट में मॉलिक्यूल जो आता है वो कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये था इसका आंसर, ऑक्सीजन, फर्स्ट का बी। इतना क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by, phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by, ऑप्शन देखिए,
फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फो ग्लूकोआइसोमरेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोराइलेज। ये देख लीजिए, फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, ठीक है, फॉस्फो ग्लूकोआइसोमरेज, हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोराइलेज। देखिए क्या लिखा है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अब फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब आपको अगर ग्लाइकोलिसिस याद हो तो ग्लाइकोलिसिस में पहला स्टेप क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ले रहा था एक एटीपी, एटीपी लेके एडीपी में कन्वर्ट कर दे रहा था उसको, और क्या बन जाता, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यही था फर्स्ट स्टेप। यहां पे जो एंजाइम काम आता है, यहां पे जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है, और जब भी किसी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो देख लीजिए इसका आंसर जो है वो है, इसका जो आंसर जो है, इसका जो आंसर जो है देख लीजिए वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज। इजी है ये, टफ नहीं है, बताइए। ठीक है ना, हेक्सोकाइनेज। अब देखिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर लगाते रहिए आप लोग भी। पायरविक एसिड, पायरविक एसिड, एक मिनट, हाँ, पायरविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस हैव मेनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म। कह रहा है कि पायरविक एसिड जो है वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म। कह रहा है कि जब एरोबिक कंडीशन आएगी तब क्या बनाएगा, तो जाहिर सी बात है पायरुविक एसिड जब एरोबिक कंडीशन मिलेगी यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा तो ये आगे क्रैब साइकिल में चला जाएगा। क्रैब साइकिल में जाने के लिए क्या बनाएगा वो पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोए। तो देखिए एसिटाइल कोए और CO2, ठीक है, इसमें ये बनाएगा, और ये एसिटाइल कोए, यही एसिटाइल कोए कहाँ चला जाएगा, क्रैब साइकिल में चला जाएगा। आपको याद हो उस स्टेप, तो ऐसे होता है CH3 CO नेगेटिव, ठीक है, यही है पायरुवेट मॉलिक्यूल। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ आता है कोए, कोए आता है, और क्या, एक एंजाइम आता है यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से CO2 निकल जाता है, यहां से CO2 निकल जाता है। साथ ही साथ यहां पे एक NADH2 मॉलिक्यूल मिलता है हमें, NAD आया और NADH2 मॉलिक्यूल बन के निकल गया, ठीक। फिर क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा CH3 COSCOA, यानी कि एसिटाइल कोए प्लस CO2। ये जो CO2 निकला है, यही तो CO2 निकला है, यही था, यही रिएक्शन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आंसर आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, गलत हुए। मैं कमेंट चेक करता हूं, सबके कमेंट चेक करता हूं। पिछले बार भी मैंने सेल साइकिल सेल डिवीजन कराया था, सारे बच्चों का कमेंट चेक किया था मैंने। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमेंट करके बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। आपका तो एवेल्यूशन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेरा भी असेसमेंट है, ये सेल्फ असेसमेंट है मेरा, कि मैं अपने आप को कम से कम मेरे को तो इतना तो पता लगे कि कितना समझ आया कि नहीं आया, मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ये तो है।
ये चीज़ मैंने देखा है, भर भर के क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आता है और क्रेब्स साइकिल के स्टेप से। ठीक है, ये दो थोड़ा सा देखिएगा, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। ग्लाइकोलिसिस बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ भी आ सकता है यार, आजकल तो कोई इंपॉर्टेंट बचा ही नहीं, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए इस पे, दिमाग लगाना है आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये भी नहीं। इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में तो क्रेब्स साइकिल होता है, तो बचा क्या, बचा क्या, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं। कॉम्प्लेक्स का सीक्वेंस ऑर्डर याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, इसको एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाइएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जाहिर सी बात है, एनर्जी की जरूरत किसको होती है, जो ज्यादा मेहनत करता है ना, जो ज्यादा मेहनत करता है उसको खाने की भी जरूरत होती है, खाना ज्यादा खाता है, जाहिर सी बात है। आप देखिए कभी, ऐसा कहना नहीं चाहिए, जितने भी ये वर्कर्स होते हैं इनको भूख ज़्यादा लगती है, ऑब्वियस ही बात है, बॉडी की डिमांड है, मेहनत कर रहे हैं बेचारे वो, है ना, तो उनको खाना जो नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है लोगों की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, और खाना भी चाहिए भाई, उनकी बॉडी की डिमांड है, वो नहीं खाएंगे तो नहीं काम कर पाएंगे, उनको बॉडी में उतना एनर्जी फील नहीं होगा, है ना, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो सेल ज़्यादा काम करेगी, है ना, जो ज़्यादा डिवाइड करेगी, जो ज़्यादा डिवाइड करेगी उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ग्रोइंग शूट अपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, रूट टिप, लीफ बड। तो याद रखिए, जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग जो सीड जम मतलब कि जो उग रही हैं बीज, जर्मिनेटिंग सीड का मतलब कि जो मतलब कि जिससे शूट निकल चुका है उस सीड से, उसको जर्मिनेटिंग सीड बोलते हैं। उसके अंदर डिवीजन तेज हो रहा है, सेल डिवीजन ज़्यादा तेज हो रहा है, और सेल डिवीजन तेज होने का इन द सेंस कि इसको एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। देखो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी, ओके। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन, ठीक। और क्या है, द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, इसका मतलब समझिए, पावर हाउस ऑफ द सेल इन द सेंस कि उससे एनर्जी निकल रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज द एटीपी, ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए 6 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, खुद सोचिए। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन जो भी है, अल्टीमेटली उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस द एटीपी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइएगा, मैं बताया हूं लेक्चर में, आप लोग बताइएगा सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। आइए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तभी वहां पे वाटर बन जाता है ना, याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम सी, याद है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है, बहुत सारे थे लेकिन साइटोक्रोम सी दिया इसलिए हम इसको टिक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम सी।
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जब यूज आ रहा था तो क्या बन रहा था? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जब पायरुवेट जब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा था तो वहाँ पे एक एंजाइम जरूरत पड़ रही थी, तो इस एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से क्या बन रहा था अल्टीमेटली पायरुवेट से? एसिटाइल कोए, तो इसका हो जाएगा ये। और फोर्थ का बचा क्या? फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन होता है। चलिए ये बताइए अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद क्या बनता है? क्रेब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ क्या बनता है बताइएगा आप लोग, ठीक, कमेंट करके। तो इसका देख लीजिए क्या है, ए का थर्ड, बी का, सॉरी ए का सेकंड, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का फर्स्ट है। देख लीजिए, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो ऑप्शन ए सही है। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था आपको, इसमें सही में रिले में दिमाग लगाना था, क्योंकि कोई इंटरकनेक्शन ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था आपको। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, पहले में अब बच्चा फंस जाता, पहले में ही बच्चा फंस जाता है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो ये था आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू। आगे के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, साथ ही साथ इंटेक्स के क्वेश्चन भी देख लेंगे एक बार। चलो, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए कह रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, सही बात है। एनर्जी कब निकलता है? जब कोई कंपाउंड में ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन जुड़ा तभी तो वो टूटा है, तब से उसे एटीपी मिला हमें। तो आगे लिखा हाउ इज दिस एनर्जी स्टोर्ड एंड रिलीज एज व्हेन इट इज नीडेड। तो ये जितनी भी एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब इसकी जरूरत होती है तब ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एनर्जी करेंसी, विच सब्सटेंस एक्ट एज एनर्जी करेंसी इन प्लांट एंड एनिमल। एनर्जी करेंसी का मतलब जो एनर्जी है, जो एनर्जी का जो फॉर्म है उसको एनर्जी करेंसी बोल रहे हैं। प्लांट और एनिमल के अंदर एनर्जी करेंसी क्या होगा? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जीटीपी भी होता है, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिफरेंट सबस्ट्रेट गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, हाउ डज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इंडिकेट विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो आर क्यू का वैल्यू है ए बाई ए, है ना, आर क्यू इज इक्वल टू ए बाई ए। अब इसमें ए क्या है और बी क्या है? मैंने बताया था आपको, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ाया था, मैंने कहा था कि आर क्यू जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर। ठीक है, O2 रिक्वायर। तो देख लीजिए, तो ए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर। ठीक है, बी। विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हैव RQ1? ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज जो है उसका RQ1 आता है, उसका RQ1 आता है। क्यों RQ1 आता है? याद है उस ग्लूकोज का पूरा रिएक्शन C6H12O6, इसमें हम जोड़ते हैं 6O2 और मिलता क्या है? 6CO2, 6 वाटर मॉलिक्यूल, यही मिलता है और एटीपी मिलता है। तो कितने ऑक्सीजन लगे? 6। CO2 कितने इवॉल्व हुए? 6। तो 6 बाई 6 कितना आ जाएगा? 1। फिर उसके बाद लेस देन 1 पामिटिन का, ट्राइपामिटिन, और एक है आपका प्रोटीन, प्रोटीन का भी 0.9 होता है। ग्रेटर देन 1 ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे मेलिक एसिड हुआ, उसके ग्रेटर देन 1 आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? इतना इजी है? आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए एक बार। F1 पार्टिकल्स पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ। F1 पार्टिकल याद है? याद है F1 पार्टिकल? एक मिनट, F1 पार्टिकल याद है क्या आपको? F1 पार्टिकल ऐसे था, ये पूरे को तो ऑक्सीसोम बोलते हैं, पूरे को तो ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये था आपका
F0 और ये है आपका F1 पार्टिकल, ठीक है। इसके पास होता है एटीपी सिंथेज, इसके पास एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, ठीक है, एटीपी सिंथेज। उसके बाद हाँ, एटीपी सिंथेज है तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा ये क्या करेगा, एडीपी को, एडीपी को कन्वर्ट कर देगा किस में, एटीपी में। एडनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आएगा एटीपी। व्हेन डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मैन एंड ईस्ट, कब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, आदमी के अंदर और ईस्ट के अंदर। एनारोबिक मतलब कि जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो याद रखिए जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम लैक्टिक एसिड बनता है, तो कह सकते हैं कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। ईस्ट में फर्मेंटेशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज मोर एनर्जी, ऑक्सीडेशन एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज, मतलब कि क्या लिखा है, रिलीज मोर एनर्जी, रिलीज मोर एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एनसीईआरटी का दे रखा क्वेश्चन, इजी है। इसमें बताना पायरुविक एसिड का क्या बनता है, उसके ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए लैक ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये बता दीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने लायक है, ठीक है। करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है मे बी बोर्ड में आ जाए आपके, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज ने एटीपी लिया, एडीपी बन के निकल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से याद कीजिए, याद कीजिए क्या बनता है, याद कीजिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्लियर है। और यहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है आइसोमरेज, एंजाइम का नाम, एंजाइम का नाम भी याद रखिएगा, एंजाइम का नाम है आइसोमरेज, ठीक है। तो ए तो हो गया आपका फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, इतना इजी है। अब ए से क्या बनेगा, मैंने बताया था जब ग्लूकोज को एटीपी चाहिए तो फ्रक्टोज भी आके मांगेगा, भाई उसको जब एटीपी दिए तो मुझे भी दो कुछ, तो ये भी अपना आके एटीपी लेगा। अब इसका देख लीजिए, इसका भी तो डिमांड है भाई, तो इसने एटीपी लेगा, ये क्या बना देगा, अच्छा यहाँ पे लिखा है ना, तो लिख दीजिए एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, बी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, इतना क्लियर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद देखिए दो मॉलिक्यूल में टूटता है, एक को बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये क्या है,
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या बन जाएगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसिक एसिड। बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसका तो दे ही रखा है। हाँ, तो यही क्वेश्चन था, इसमें आपको ये स्टेप्स बताने थे, और कुछ तो नहीं है ना? देख लीजिए, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस के क्वेश्चन थे, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, देन पायरुविक एसिड। तो ये आपको ये पूरे स्टेप याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाई रेस्पिरेटरी पाथवे रेफर्ड एज अ एम्फीबॉलिक पाथवे? क्यों? क्योंकि 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 यहां पे कुछ टूटता है और कुछ बनता है, यानी कि यहां पे कैटाबॉलिक पाथवे भी इन्वॉल्व है और एनाबॉलिक पाथवे भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे बोलते हैं। क्योंकि यहां पे कुछ टूटता है कुछ बनता है, तो टूटने के लिए कैटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं उसको, और बनने के लिए हम एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे, दोनों को हम एक साथ बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। चलिए ये आगे समझ में, इतना क्लियर है? आगे का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। वी कॉमनली कॉल एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कैन यू थिंक सम एनर्जी कैरियर प्रेजेंट इन अ सेल? यस, नेम एनी टू। इसके अलावा आपका जीटीपी है ना, जैसे कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने देखा था। एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। एक्सप्लेन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि एडीपी आया, एटीपी बन के निकल गया। याद कीजिए यहां पे, ध्यान से देखिए, यहां पे एक एडीपी आया, एक एटीपी बन के निकल गया। ये क्या है? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। यहां पे एडीपी आया, एटीपी बन के निकल गया। क्यों? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि सबस्ट्रेट से ही फॉस्फेट लिया और उसी को फॉस्फेट को लेके एटीपी बना दिया। दैट इज द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे देख लीजिए। डू यू नो एनी स्टेप ऑन टीसीए साइकिल वेयर देयर इज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन? हाँ, कह रहा है कि आप जानते हैं कि टीसी साइकिल में कि कहीं वहां पे एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। सक्सिनाइल कोए से जब सक्सेनिक एसिड बन रहा था, सक्सिनाइल कोए से जब सक्सेनिक एसिड बन रहा था, तो वहां पे एक जीडीपी मॉलिक्यूल आता है और जीटीपी बन के निकल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। याद है? याद है ना? हाँ, चलिए ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये कर लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में यही है, ए बी फिर पायरुविक एसिड, ये सब बताना है। ग्लाइकोलिसिस, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस, ये F1 पार्टिकल, यहाँ पे एटीपी सिंथेज होता है, यहाँ से एटीपी बन के निकल जाता है। ये सारे पाथवे इजी है, मेन पाथवे याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो है गिव एन अकाउंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इट अकर। ग्लाइकोलिसिस, प्योर ग्लाइकोलिसिस क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप बता देना आपको कि कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टेप 10 स्टेप बता दीजिए, बस क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया बेटा तो कमेंट करके पूछ लीजिए, लेकिन हाँ मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और गलत हुए। थियोरेटिकल क्वेश्चन हटा दीजिए, 8 क्वेश्चन का मेरे को जवाब चाहिए बस आपसे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। 1 मिनट, आज के लिए इतने ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी क्लास को और रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर डे।